दोस्तों, बेबाक भाषा की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते कई फोटो वीडियो खबरें परेशान करने वाली मिली। इनमें से कुछ दुनिया भर में चर्चा का विषय भी रहीं, जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों के लगभग जाम की स्थिति। तो बाकी थी लद्दाख में खारदुंगला पास पर, कुमाऊं में आदि कैलाश के नीचे पार्वती कुंड पर, या फिर केदारनाथ के रास्ते में सीतापुर से गौरीकुंड के रास्ते पर लोगों की भीड़ व आपाधापी की। ये सारी तस्वीरें एक ही कहानी कहती हैं। आस्था, टूरिज्म व रोमांच के नाम पर प्रकृति के सबसे नाजुक इकोसिस्टम के दोहन के लालच की। नेपाल हो या हमारे भारत के हिमालयी इलाके, हाल एक जैसा है। उस हिमालय में जो दुनिया की सबसे युवा पर्वतमाला है और सबसे नाजुक भी। हमने पिछली बार चारधाम यात्रा की बात कही थी। अब चारधाम यात्रा को शुरू हुए 20 दिन हो रहे हैं। पहले 2 हफ्ते के आंकड़े बता रहे हैं कि दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते की तुलना में ज़्यादा यात्री आए। 2 हफ्ते में कुल 9,61,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री यहाँ आ चुके हैं। इन 4 धामों में सबसे ज़्यादा केदारनाथ में इन 2 हफ्तों में 4,24,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री पहुँचे। अगर आप औसत निकालेंगे तो केदारनाथ में रोजाना 30,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री इस दौरान पहुंचे हैं। इसके 2 मायने हैं। एक तो चारधाम यात्रा अब अपने पारंपरिक स्वरूप में नहीं रही, क्योंकि चारों धामों में पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में खासा अंतर आ रहा है। अगर ये 4 धाम की पारंपरिक यात्रा रही होती तो इतना अंतर नहीं होता। दूसरी बात, किन्हीं वजहों से केदारनाथ जैसे जगहों पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं। एडवेंचर, फन, फोटो वीडियो, सोशल मीडिया, कुछ भी वजह हो सकती हैं। यह हकीकत इन जगहों के लिए और भी खतरनाक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस स्थिति से गूंज रहे हैं। यह वीडियो गौरीकुंड से पहले सीतापुर का है, जहां केदारनाथ जाने वाले लोग वाहनों के बीच में पैदल चल रहे हैं। रास्ता ठसाठस भरा है। सीतापुर व सोनप्रयाग में ही वाहनों की पार्किंग कर लोग आगे केदारनाथ तक पैदल जाते हैं। देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस मुश्किल हालात में लोग आगे जा रहे हैं और यह किस कदर हादसे को बुलावा देने वाला मंजर है। यह स्थिति तब है जब 31 मई तक चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जून तक उपलब्ध नहीं है। ठीक इन्हीं दिनों हम बाकी जगहों के हाल भी देख पा रहे हैं। पिछले हफ्ते लद्दाख में लेह से नुब्रा घाटी जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले 17,500 फुट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित खारदुंगला पास पर ट्रैफिक जाम की खबरें हमने देखी। इसी तरह वाहनों की कतार हमने श्रीनगर से जोजिला पास होते हुए लेह जाने वाले रास्ते पर भी देखी। खारदुंगला को सियाचिन का प्रवेश द्वार भी माना जाता है और किसी समय इसे दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन योग्य मार्ग माना जाता था। सामरिक दृष्टि के अलावा इकोलॉजी के हिसाब से भी यह बेहद संवेदनशील जगहों में से एक है। लेकिन हाल के सालों में यह जगह और लद्दाख की कई अन्य जगहें, जैसे कि नुब्रा में हुंदर के रेतीले टीले और पेंगोंग झील का खूबसूरत किनारा, अब एक पिकनिक स्पॉट में बदल चुके हैं और यहाँ मई से सितंबर के बीच पहुँचने वाले सैलानियों की संख्या खतरनाक स्तर तक बढ़ चुकी है। इसी तरह उत्तराखंड के कुमाऊं में आदि कैलाश के दर्शन के लिए 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती कुंड तक इस साल 20 दिन में 4,000 यात्री पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले साल कुल मिलाकर 12,000 यात्री ही यहां आए थे। यही हाल कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित नाभिडांग का भी है, जहां से ओम पर्वत का नज़ारा मिलता है। हालांकि यहां के लिए इस साल पिथौरागढ़ से हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हुई है, लेकिन अगर आप धारचूला जाएंगे तो वहाँ हर तरफ आदि कैलाश व ओम पर्वत की यात्रा कराने वाली जीपें खड़ी मिल जाएंगी। कुछ साल पहले तक धारचूला ही आखिरी सड़क संपर्क हुआ करता था, लेकिन पहाड़ काटकर कैलाश यात्रा के लिए लिपुलेख पास तक बनाई जा रही चौड़ी सड़क ने इन इकोलॉजिकली बेहद सेंसिटिव जगहों पर भी यात्रियों की रेलम पेल शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है
कि यात्रियों या सैलानियों की इस बढ़ती संख्या को एक उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। हर साल राज्यों के पर्यटन विभाग अगले साल के लिए ज़्यादा सैलानियों की मेज़बानी करने के लक्ष्य रखते हैं और उससे ज़्यादा कमाई का टारगेट तय करते हैं। मैं इसे इंक्रीमेंटल टूरिज्म कहता हूँ। देश व दुनिया में ज़्यादातर जगह इस प्रवृत्ति का शिकार है, लेकिन यह किसी को अंदाज़ा नहीं कि इस इंक्रीमेंटल टूरिज्म की आखिर सीमा क्या है। हम जिन जगहों की बात कर रहे हैं, चाहे वह केदारनाथ हो या खारदुंगला या फिर आदि कैलाश, वहाँ जगह या प्रकृति में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन सैलानियों की संख्या में इंक्रीमेंट यानी इजाफा हो रहा है, और वह भी भयानक स्तर पर। कुछ जगहों पर तो हर साल दोगुने की रफ्तार से। पर्यटन या तीर्थाटन की यह पूरी अप्रोच ही गलत है। ऐसी क्या मजबूरी है कि हम यह तय नहीं कर सकते कि हर साल किसी यात्रा या इस तरह की किसी संवेदनशील स्थान पर अधिकतम इतने ही लोगों को जाने की इजाज़त होगी? क्यों नहीं हम उसकी दैनिक या सीजनल सीमा तय कर सकते हैं? क्यों धंधे की चिंता हमेशा हम सब पर हावी हो जाती है? या फिर आस्था का जैसे ही सवाल आता है तो हम कोई निर्णय लेने से घबरा जाते हैं। दुनिया में कई जगहों पर लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन भारत में हम इसे समझने को कतई तैयार नहीं। इन दिनों की खबरें व हालात यही बताते हैं। नेपाल ने यही हाल एवरेस्ट का किया है। चूँकि पर्वतारोहण या एडवेंचर टूरिज़्म वहाँ की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संबल है, इसलिए वहाँ दुनिया का सबसे दुष्कर इलाका भी सबसे खतरनाक हाल में है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के लिए दिए जाने वाले परमिटों की संख्या हर साल बढ़ रही है। पिछले साल 454 परमिट दिए गए। पिछले सप्ताह के जिस दिन का यह वीडियो है, उस दिन 200 से ज़्यादा लोग शिखर पर पहुंचने की होड़ में थे। यह वीडियो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह स्थिति थी और कितने बड़े हादसे को न्योता दे रही थी। लेकिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के अलावा भी हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोग सागरमाथा नेशनल पार्क आते हैं, जहां पर माउंट एवरेस्ट स्थित है, और हज़ारों लोग एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाते हैं। 18,000 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट का बेस कैंप एक नगरी सा लगता है। इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में इतने लोगों के लंबे समय तक वहाँ रहने से उस जगह की इकोलॉजी लगातार ख़राब होती जा रही है। लेकिन वहाँ भी संख्या को हर साल बढ़ाना इतनी मजबूरी क्यों है? क्या सरकारें चाहें तो सैलानियों की संख्या को सीमित करना इतना मुश्किल है? शायद नहीं। सवाल केवल नीयत, संकल्प और प्राथमिकताओं का है। इसे हम दुनिया के कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। पिछले ही हफ्ते एक खबर जापान से मिली। आप सभी ने टोक्यो के नज़दीक स्थित माउंट फूजी का नाम सुना होगा, जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। करीब 12,500 फुट ऊंचा यह पर्वत इतना खूबसूरत है कि जापान के कई फोटोग्राफ्स में यह अलग जगमगाता दिखता है। लेकिन ओवर टूरिज्म कैसे नुकसान पहुंचाता है और उससे कैसे निपटा जाता है, इसके बारे में यहाँ माउंट फूजी को लेकर ही 2 घटनाएं हुई। टोक्यो के नज़दीक एक शहर है फूजिका वागुचिको। यह शहर इस पर्वत के नज़ारे के लिए जाना जाता है, लिहाजा बड़ी संख्या में यहाँ आने वाले सैलानी माउंट फूजी के बैकग्राउंड में फ़ोटो व रील खिंचाते रहते हैं। लेकिन फ़ोटो व रील बनाते ये सैलानी स्थानीय लोगों के लिए इतनी परेशानी का सबब बन गए हैं कि शहर के लोगों ने अब उस जगह को एक बड़ी काली स्क्रीन से ढक दिया है, जहां से लोग खड़े होकर माउंट फूजी को निहारने व फ़ोटो रील बनाने में मगन हो जाते थे। लेकिन माउंट फूजी को लेकर इससे भी बड़ी खबर यह है कि वहाँ के यामानाशी प्रेफेक्चर के प्रशासन ने माउंट फूजी के 4 रास्तों में से एक ऊपर जाने वाले जो वहाँ
4 ट्रेल हैं, उन ट्रेलों में से एक पर रोज जाने वाले क्लाइंबर्स की जो संख्या है उसको अधिकतम 4000 तक तय कर दिया है, वह भी 2000 येन का शुल्क देने के बाद। जापान में माउंट फुजी को भी पवित्र स्थान माना जाता है और स्थानीय लोग यहाँ एक तरह से तीर्थ यात्रा करते हैं। यहाँ का क्लाइंबिंग सीज़न 1 जुलाई से 10 सितंबर तक होता है और हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग माउंट फूजी जाते हैं। लेकिन अब तीर्थ यात्रा करने वालों के अलावा बाकी लोग भी यहाँ हाइकिंग के लिए आते हैं, ख़ास तौर पर चोटी से सूर्योदय का नज़ारा लेने के लिए। लेकिन ज़्यादा सैलानियों के आने से इस जगह को अव्यवस्था, कूड़ा, प्रदूषण आदि तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इसीलिए ये नए नियम बनाए गए हैं ताकि मास टूरिज़्म को नियंत्रित किया जा सके। अब आप यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक इटली के वेनिस को ले लीजिए। इस साल अप्रैल में वह दुनिया का पहला शहर बन गया जिसने अपने यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए शुल्क लगाने का फैसला किया। मकसद है टूरिस्टों की संख्या को कम करना, क्योंकि इससे अत्यंत ही नाजुक स्थिति में खड़ा यह यूनेस्को विश्व धरोहर शहर खतरे में पड़ रहा है। समुद्र पर बसा छोटी छोटी नहरों वाला यह शहर टूरिस्टों की लगातार बढ़ती संख्या से परेशान है। हालांकि केवल 5 यूरो रोज़ाना का शुल्क सैलानियों के प्रवाह को कितना रोकेगा, कहना मुश्किल है। इसे लागू करने की कई और व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं और यहाँ के निवासी भी मानते हैं कि व्यवस्था बेकार है। लेकिन ये कम से कम एक सोच की शुरुआत तो है उस लगातार बढ़ते संकट से पार पाने के लिए जिससे दुनिया की कई जगह जूझ रही हैं। वेनिस में हर साल 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं और ओवर टूरिज्म के कारण यहाँ के इकोसिस्टम को हो रहा जो नुकसान था, उसी वजह से यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची में डालने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद यहाँ के प्रशासन ने बड़े क्रूज जहाज़ों के वेनिस लेगून के नज़दीक आने पर रोक लगा दी और टूरिस्ट ग्रुप के आकार पर भी एक सीमा तय कर दी। इटली के कई अन्य शहरों ने भी पीक टूरिस्ट सीजन में कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं ताकि भीड़ भाड़ व अव्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके। इसी तरह ग्रीस की राजधानी एथेंस में दुनिया की सबसे जानी मानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक यानी एक्रोपोलिस के बारे में ग्रीस की सरकार ने पिछले साल अगस्त में यह तय किया था कि वहाँ केवल एक दिन में अधिकतम 20,000 लोगों को ही जाने की इजाज़त होगी। इसमें भी दिन के अलग अलग घंटों में अलग अलग अधिकतम संख्या तय करने की बात कही गई। वहाँ की सरकार का कहना था कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल इस जगह को भीड़ भाड़ और दिक्कतों से बचाने के लिए यह ज़रूरी है। इसमें वहाँ के संस्कृति मंत्री का यह कहना बहुत अहमियत रखता है कि टूरिज़्म यकीनन देश के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें यह भी तय करना है कि अत्यधिक पर्यटन इस स्मारक का ही नुकसान न कर दे। वह हमारे लिए मुख्य चीज़ है। भीड़ नियंत्रित रहेगी तो लोगों का अनुभव भी अच्छा रहेगा। ग्रीस का इरादा कुछ अन्य आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर भी इसी तरह की व्यवस्था और नियम लागू करने का है। अब सोचिए कि एक्रोपोलिस की बात हो रही है तो उस स्मारक की जो 3 हेक्टेयर में बना है और जिसका बफर जोन भी 116 हेक्टेयर का है। एक और उदाहरण लीजिए, नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम का हवाई अड्डा है स्किपहोल एयरपोर्ट, यूरोप के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक। नीदरलैंड्स की सरकार की इस हवाई अड्डे के लिए 2 तरह की योजनाएं हैं। एक तो यहाँ पूरे साल भर में उड़ने वाली उड़ानों की संख्या सीमित कर दी जाए और दूसरा तेज़ आवाज़ करने वाली उड़ानों को रात में बंद कर दिया जाए। पिछले साल वहाँ की सरकार ने एयरपोर्ट प्रशासन के साथ मिलकर कोशिश की थी यहाँ से उड़ने वाले हवाई जहाज़ों की संख्या को सालाना अधिकतम 4.5 लाख पर सीमित कर दिया जाए। और देखिए, यह संख्या 2019 की उड़ानों की संख्या से 10% कम थी, यानी उन्होंने संख्या को घटा दिया। लेकिन
केवल धंधे की चिंता करने वाली विमान कंपनियों और यूरोपीय यूनियन के दबाव में उसने फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया। लेकिन रात की उड़ान के बारे में वह दृढ़ है कि अगले साल उनकी संख्या कम कर दी जाएगी और कुछ ज़्यादा आवाज़ करने वाले हवाई जहाज़ों पर तो रात 11 बजे से सवेरे 7 बजे तक पूरी तरह बैन रहेगा। नवंबर 2026 तक तो यहाँ की सरकार का इरादा रात में हवाई अड्डे को पूरी तरह या आंशिक तौर पर बंद ही रखने का है। उसकी इस मंशा के पीछे दो वजह हैं। एक तो शोर यानी ध्वनि प्रदूषण को कम करना और कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन गैसों का उत्सर्जन कम करना। साफ है कि सरकारें चाहें और नीयत साफ हो तो सब कुछ किया जा सकता है। दरअसल हम एक दुष्चक्र, जिसे हम एक इरिवर्सिबल साइकिल कहते हैं, उसमें फंसे जा रहे हैं। मैदानों पर तापमान लगातार बढ़ रहा है। आज की खबरें हमारे सामने हैं। मैदान तप रहे हैं तो लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। पहाड़ों पर ज़्यादा लोग पहुंचेंगे तो वहाँ की आबो हवा खराब होगी। धुएं प्रदूषण से वहाँ का तापमान बिगड़ेगा। पेड़ पहाड़ कटेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे। यह सब जलवायु परिवर्तन का कारण बनेंगे तो मैदान में तापमान और बढ़ेगा और लोग ज़्यादा संख्या में पहाड़ों पर ऊपर की तरफ जाएंगे। यह तब तक चलता रहेगा जब तक सब कुछ एक मैदान में तब्दील नहीं हो जाता। जरा सोचिए, क्या पता अब भी हमारे पास संभलने का वक्त हो, शायद। शुक्रिया।